नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में भारत का व्यापक कूटनीतिक मिशन जारी है। भारत के कूटनीतिक प्रयासों के तहत 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के देशों की 33 राजधानियों की यात्रा कर रहे हैं, ताकि विशेष रूप से 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर आतंकवाद को लेकर भारत की प्रतिक्रिया और पाकिस्तान की मंशा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बात रखी जा सके। हम आपको बता दें कि सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल की कतर यात्रा बेहद सफल रही है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कतर पक्ष ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति पर जोर दिया और कहा कि आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम हमले की कतर सरकार द्वारा की गई निंदा की सराहना की और कतर नेतृत्व को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। हम आपको बता दें कि सुप्रिया सुले के अलावा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में सांसद राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर और लवु श्रीकृष्ण देवरायलु, पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि राजदूत सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। यह प्रतिनिधिमंडल आज दक्षिण अफ्रीका पहुंचा है, जो वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके बाद यह इथियोपिया जाएगा, जो अफ्रीकी संघ का गृह देश भी है। प्रतिनिधिमंडल अरब दुनिया के एक प्रभावशाली देश मिस्र का भी दौरा करेगा। कतर से रवाना होने से पहले प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय के साथ भी बात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, भारत कई विभिन्न धर्मों, समुदायों, भाषाओं का एक बहुत ही उत्कृष्ट मिश्रण है। कि भारत कई विभिन्न धर्मों का, कई विभिन्न समुदायों का, कई भाषाओं का, कई किस्म के खान पान का एक बहुत ही उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। और ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो हमारी विरासत है, इसमें हमने सदा शांति से जीना और अपने पड़ोसियों के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सन 1971 से लेकर 1972 से लेकर जब भारत ने दक्षिण एशिया का भूगोलिक नक्शा बदला और बांग्लादेश की संरचना की और जो पश्चिमी पाकिस्तान की फौज पूर्वी पाकिस्तान में, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, ज्यादतियां कर रही थी, उन ज्यादतियों को रोका, उनका आत्मसमर्पण करवाया और तब से लेकर आज तक जो हमारा पश्चिमी पड़ोसी है पाकिस्तान, वो निरंतर और लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है। भारत ने सरकारें कई आई, कई गई, भारत ने बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत सहनशीलता के साथ इस चीज को रोकने का प्रयास किया। पर भारत के लाख प्रयासों के बावजूद ये जो पाकिस्तान का मंसूबा है, ये मंसूबा खत्म नहीं हुआ। दूसरी ओर बहरीन में बैठकों के व्यस्त कार्यक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मुस्लिम जगत को यह बताने में सफल रहा कि यह महज 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि वैश्विक आतंकवाद की बड़ी चुनौती का हिस्सा है। यही कारण है कि प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्य मुस्लिम जगत के कुछ हिस्से को प्रभावित कर रहे ISIS जैसे समूहों की तकफीरी विचारधारा और भारत जिस तरह के आतंकवाद का सामना कर रहा है, उसके बीच समानताएं बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि तकफीरी
तकफीरी का मतलब है हिंसा को सही ठहराने के लिए किसी को धर्मच्युत या काफिर घोषित करना। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान के इन आतंकवादी संगठनों और आईएसआईएस की तकफीरी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। यह हमें याद रखना चाहिए। यह पूरी मानवता के लिए खतरा है और हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को सही ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है और पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम ने आतंकवाद की निंदा की है। उन्होंने कहा, कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या के समान है। कुरान ने किसी निर्दोष मुसलमान की हत्या की बात नहीं की है, बल्कि यह कहा है कि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। हम आपको बता दें कि भारत मुस्लिम बहुल देशों को यह बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, उसे भारत के खिलाफ उसके कृत्यों के लिए दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिम एशिया के देशों में प्रमुख सरकारी और राजनीतिक हस्तियों के साथ बातचीत कर रहा है और विमर्श को आकार देने के लिए भारतीय प्रवासियों से जुड़ने का भी ठोस प्रयास कर रहा है। हम आपको बता दें कि बहरीन में करीब 3.5 लाख भारतीय रहते हैं, जबकि इस देश में रहने और काम करने वाले पाकिस्तानियों की संख्या इससे लगभग आधी है। वहीं इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है, हम पूरी स्पष्टता के साथ बता रहे हैं कि कौन अपने देशों में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद भारत की मुस्लिम आबादी 9% या 10% थी, अब यह लगभग 20% है तथा दूसरी ओर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी 13% थी और अब यह 1% है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और आतंकवाद के जरिए भारत को भी प्रभावित कर रहा है। उधर भारत के सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर की एक वरिष्ठ मंत्री के साथ बैठक की और उन्हें पहलगाम आतंकी हमले के बाद के घटनाक्रम, ऑपरेशन सिंदूर तथा आतंकवाद से निपटने की नीति पर देश के रुख से अवगत कराया। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य दक्षिण कोरिया से सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर की विदेश और गृह राज्य मंत्री सिम एन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद के घटनाक्रम, ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद से लड़ने की भारत की नीति पर देश के रुख से अवगत कराया। अपने प्रवास के दौरान प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर के मंत्रियों, संसद सदस्यों, थिंक टैंक, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों, मीडिया और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। उधर बीजेपी नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने फ्रांस में भारतीय समुदाय के सदस्यों से अपील की कि वे आतंकवाद के वैश्विक अभिशाप के खिलाफ लड़ रहे ब्रांड इंडिया को शांति के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पेरिस में भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों और सामुदायिक नेताओं की एक सभा को संदेश दिया कि पिछले महीने पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को कमजोर करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सटीक, लक्षित, अनुपातिक और तनाव नहीं बढ़ाने वाली प्रतिक्रिया दी और इसका लक्ष्य पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ढांचे थे। वहीं राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आतंकवाद दक्षिण एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति के लिए खतरा बन गया है। उन्होंने कहा, हम न केवल अपना गुस्सा व्यक्त करने आए हैं बल्कि यह दृढ़ विश्वास भी दिखाने आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जो शुरू हुआ है वह केवल एक पारंपरिक लड़ाई नहीं है। यह सभी रूपों में, सभी संभावनाओं में तथा सभी संभव स्थानों पर एक जवाबी लड़ाई होगी, जिससे भारत दुनिया को, विशेषकर पाकिस्तान को बताएगा कि हम तुम्हारे आतंकवाद के कारण भारतीयों द्वारा गंवाए गए प्रत्येक जीवन के लिए तुम्हें जवाबदेह ठहराएंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा, पाकिस्तान में आतंकवाद कभी कभार होने वाली गतिविधि नहीं है। यह किसी देश में मौजूद किसी अपराधी वर्ग की गतिविधि नहीं है। आतंकवाद उसकी सरकार की नीति है। इसके अलावा द्रमुक सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और सीमा पार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति पर जोर दिया। स्लोवेनिया पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की मध्य यूरोपीय देश द्वारा स्पष्ट निंदा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को दिए गए समर्थन की भी सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक वोचको वोल्क से मुलाकात की। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नेशनल असेंबली की विदेश नीति समिति के अध्यक्ष पैट्रिक बोकोविक और भारत स्लोवेनिया संसदीय कार्य मैत्री समूह के मिरोस्लाव क्रेगोरिक के साथ बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति और इस मुद्दे पर राष्ट्रीय आम सहमति पर भारत की मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की।
उधर एक अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरियाई नेताओं को आतंकवाद के किसी भी कृत्य का दृढ़ता से जवाब देने की भारत की नीति के बारे में जानकारी दी तथा आतंकवाद के प्रायोजकों, षड्यंत्रकारियों, वित्त पोषकों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने में सियोल का सहयोग मांगा। जेडीयू के राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया के नेशनल असेंबली की राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष सुंग इल जोंग से मुलाकात की और उन्हें बताया कि पहलगाम में आतंकवादी हमला कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए जानबूझकर की गई कार्रवाई थी। उन्होंने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के भारत के राष्ट्रीय संकल्प से भी अवगत कराया। भारतीय दूतावास ने एक्सप्रेस पोस्ट में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के प्रायोजकों, षड्यंत्रकारियों, वित्त पोषकों और समर्थकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने में कोरिया गणराज्य का समर्थन मांगा। सुन ने 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के उद्देश्य को शांति मिशन के रूप में स्वीकार किया और भारत की संयमित प्रतिक्रिया को सराहा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रथम उप विदेश मंत्री किम होंग क्यूं से भी मुलाकात की और उन्हें पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले और भारत द्वारा की गई नपी तुली और सटीक प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री चो ताए युल से भी मुलाकात की। उसने दक्षिण कोरिया के प्रमुख थिंक टैंक, कॉरपोरेट नीति समूहों और भारत अध्ययन केंद्रों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। हम आपको यह भी बता दें कि शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल पनामा पहुंचा है। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। इस दौरान गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने कहा, भारत और गुयाना के बीच असाधारण संबंध है। यह खून का रिश्ता है। आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत हमारा बहुत करीबी साझेदार रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने भारत से बड़े पैमाने पर निवेश देखा है। हमें उम्मीद है कि और अधिक भारतीय निवेशक, भारतीय तकनीक, डिजिटल उत्पाद हमारे अपने विकास का हिस्सा होंगे। इस बीच पनामा, निकारागुआ और कोस्टारिका में स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए बताया कि 3 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल पनामा के नेतृत्व और मीडिया, रणनीतिक समुदाय, भारतीय प्रवासी समुदाय और पनामा में भारत के मित्रों के साथ संवाद करेगा। उधर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मौजूद भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आज भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, भारत जिस गति से आगे बढ़ता जा रहा है, हम आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि भारत जिस गति से और जिस तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, कल की न्यूज है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड सून वी आर बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस एंड चाइना। हमने अभी जर्मनी को पीछे छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद जापान के आगे चले जाएंगे। जापान को पीछे छोड़ा, हाँ, जापान को छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि भारत का जो फोकस है वो डेवलपमेंट पर है। और जो देश साथ में आजाद हुआ, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि वो भी 1947, हम भी 1947, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम जहां पर आज पहुंचे हैं और आज वो जहां पर पहुंचे, तो किसको ज्यादा विचार करना चाहिए लोगों के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में? भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, हमेशा पीस प्रस्तापित करने की कोशिश हमने की है। देखिए, इतिहास 1947 से लेकर आज तक का, जब जब भारत पर हमला किया उसको स्ट्रांगली रिटेलिएट करने का काम हमने किया और हर जंग में जीत भी हासिल हमने ही की। इसके बावजूद भारत आज टेररिज्म से भी लड़ रहा है और लेकिन अपनी इकोनॉमी भी संभाल कर आगे बढ़ते जा रहा है। तो देश में जो लोग रहते हैं उन सभी को डेवलपमेंट चाहिए, उनको पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।